हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रेकमेंड क्लासेस। आज यहाँ पर इस क्लास में मैं आपके सामने किसी भी सब्जेक्ट से रिगार्डिंग कोई टॉपिक, कुछ भी जीके, जीएस, इंग्लिश, मैथ कुछ भी लेकर के नहीं आया हूँ। मैं यहाँ पर आपके लिए सिर्फ इतना बताने आया हूँ कि ये जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है, अभी जो हाल ही में एक चर्चा का विषय रहा है और जो हमारे कॉम्पिटिटिव एस्पायरेंट्स हैं उनके मन में बहुत तरह के सवाल उठ रहे थे कि आखिर ये है क्या और आने वाले जो प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी उसमें कैसे परीक्षा ली जाएगी, कैसे एग्ज़ाम होगा। तो जो NRA है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, वो CET मतलब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ऑर्गेनाइज करेगा, ठीक है। और ये ऑर्गेनाइज करेगा आने वाले वर्ष, इट मीन्स 2021 से, ठीक है। अभी तक जो फॉर्म आप लोग भर चुके हैं, चाहे वो SSC के रिगार्डिंग हो, रेलवेज के रिगार्डिंग हो, और जिसका नोटिफिकेशन इशू हो चुका है, वो एग्ज़ाम उसी एजेंसी के द्वारा बिल्कुल उसी रूप में लिए जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए एक्चुअल में है क्या। इसका जो कुछ बेसिक चीज़ है जिसको समझना बहुत जरूरी है, खास करके जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, ठीक है। क्या है ये? पहला पॉइंट इसका है, NRA will conduct CET for Staff Selection Commission, Railway Recruitment Boards and Institute of Banking Personnel Selection, ठीक है। तो पहला जो आपका है कि NRA है वो CET कंडक्ट करेगा, किसके लिए करेगा? आपके जो SSC के एग्जाम्स हैं उनके लिए करेगा, आपके जो RRB के एग्जाम्स हो रहे थे उनके लिए करेगा, रेलवेज के, और जो IBPS बैंकिंग के लिए एग्जाम दे रही थी उसके लिए करेगा, ठीक है। अब दूसरा इसका है क्या कि NRA will come into force from next year, that is 2021। ये आज से नहीं बल्कि अगले साल से ये इफेक्ट में आएगा। जैसे हर साल का कैलेंडर ईयर होता है ना एग्जाम का, हर जो संस्थाएं होती है, चाहे वो SSC हो, UPSC हो, BPSC हो, जितनी भी एग्जामिनेशन बॉडीज हैं जो एग्जाम लेती है, कंडक्ट कराती हैं, तो उनका अपना एक कैलेंडर होता है, जैसे SSC का भी कैलेंडर होता है। तो वो 2020 का कैलेंडर ऑलरेडी इशू कर चुका है। 2021 का जो होगा वो NRA जो है वो CET के माध्यम से, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के माध्यम से वो एग्जाम लेगा, ठीक है। NRA will conduct 2 tests per year and CET score of the candidates will remain valid for 3 years। NRA जो होगा वो CET के रूप में 2 टेस्ट एक साल में लेगा, जैसे IBPS में होता है हर 6 महीने पर, बिल्कुल उसी तरह से CET जो होगा वो हर 6 महीने पर एक साल में 2 टेस्ट ऑर्गेनाइज करेगा, और उसमें जो कैंडिडेट होंगे वो अपना स्कोर जो लाएंगे वो 3 साल के लिए वैलिड माना जाएगा। आपका जो भी स्कोर आ गया है वो अप टू 3 इयर्स वैलिड माना जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट, जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर हुआ उस दिन से। द बेस्ट ऑफ द वैलिड स्कोर्स शैल बी डीम्ड टू बी द करेंट स्कोर ऑफ द कैंडिडेट। कहने का मतलब ये हुआ कि आप जो बार बार परीक्षाएं देंगे, जैसे हर 6 महीने पर हो रहा है, तो आप एलिजिबल हैं कि आप अगले 6 महीने का जो होगा उसके लिए भी आप तैयारी करिए, और अगले 6 महीने के बाद जो एग्जाम आएगा उसमें भी आप बैठिए दीजिए। तो आपका जो बेस्ट स्कोर होगा ना वो पहले वाले स्कोर को अपने आप डीम्ड कर देगा। कहने का मतलब हुआ कि जो आपका बेस्ट स्कोर होगा वही आगे वाली जो एजेंसीज होगी उनके पास भेजा जाएगा, जो भी डिपार्टमेंट्स होंगे उनके पास भेजा जाएगा, ठीक है। There shall be no restriction on the number of attempts। आप एग्जाम में कितनी बार बैठेंगे, ये भी एक सवाल था, एक विषय था कि कितनी बार, क्या एक बार हम दे दिए तो अगले बार दे पाएंगे? आप जितनी बार मर्जी हो उतनी बार फॉर्म भर के इस CET में अपीयर हो सकते हैं, उसके एग्जाम को दे सकते हैं। हाँ, और उसके बाद जो आपका स्कोर आएगा तो उसमें जो आपका बेस्ट होगा, जैसे आप पहली बार CET में अपीयर किए और अपीयर करने के बाद आप अगर मान लीजिए कि 100 मार्क्स का है, ठीक है, 100 मार्क्स में आप 60 नंबर लाते हैं, ठीक है, अगली बार फिर बैठते हैं और आपका 55 नंबर ही आता है, तो आपका जो बेस्ट था वो पहले वाला ही था, 60 वाला। तो ऐसा नहीं है कि 55 आपके स्कोर में जुट जाएगा, वो आपका 60 ही रहेगा। हाँ, अगर वो 60 से 65 होता है, मतलब जो आपने बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है वो आपका स्कोर कार्ड बनेगा और आगे आने वाली जो एजेंसी होगी एग्जाम्स की उसमें वो भेजा जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कितनी भी अटेम्प्ट ले सकते हैं। हाँ, अपर एज लिमिट वही है, 27 फॉर द जनरल कैटेगरी, 30 फॉर OBC कैटेगरी एंड 32 फॉर SC ST कैटेगरी, ठीक है। ये आपका जो बेसिक जो SSC या फिर रेलवेज में चला आ रहा था ना वही आपका है, ठीक है। हाँ, दूसरी बात, ये जो CET कॉमन
एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा वो ग्रुप बी और ग्रुप सी वाले एग्जाम के लिए होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ग्रुप बी और ग्रुप सी वाले एग्जाम के लिए होगा, ओनली फॉर नॉन गैजेटेड पोस्ट, नॉन टेक्निकल एंड नॉन गैजेटेड पोस्ट के लिए ये सीईटी ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इन शॉर्ट आप समझिए कि जो आप एसएससी में फॉर्म भरते हैं तो उसमें जो नॉन गैजेटेड पोस्ट होता है उसके लिए और जो नॉन टेक्निकल पोस्ट होता है उसके लिए आप इस सीईटी में अपीयर होंगे, ठीक है। आपका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जितनी बार चाहे उतनी बार अटेम्प्ट ले सकते हैं, अपर एज लिमिट आपका वही है। हाँ, एज पार कर गया तो फिर आप नहीं बैठ पाएंगे। आफ्टर सीईटी स्कोर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट वाला पॉइंट, ठीक है। आफ्टर सीईटी स्कोर फाइनल सिलेक्शन फॉर रिक्रूटमेंट शैल बी मेड थ्रू सेपरेट स्पेशलाइज्ड टियर्स 2 and 3 ऑफ एग्जाम शैल बी कंडक्टेड बाय द रिस्पेक्टिव रिक्रूटमेंट एजेंसीज। सीईटी का काम बस यहीं तक है कि आपका एक प्री एग्जाम लेकर के वो आपका स्कोर आगे वाली एजेंसी को जो एग्जाम बडीज है उनको दे देगा। जैसे मान लीजिए कि आपने सीईटी में एक स्कोर लाया 100 में से 65 नंबर, उस 65 नंबर का जो आपका स्कोर कार्ड होगा वो आपको रेलवेज, आईबीपीएस, एसएससी को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। अब एसएससी जो होगा वो उसमें से कॉल करेगा। एसएससी का काम क्या है? टियर 1, टियर 2, टियर 3 लेना। तो टियर 1 एक्चुअल में आपका हो गया, यही सीईटी। एसएससी अब आपका टियर 1 नहीं लेने वाली है, जो आपका प्री टेस्ट होता है प्री टेस्ट नहीं लेने वाली है। अब आपका जो एसएससी होगा वो टियर 2 और टियर 3 के एग्जाम को सिर्फ लेगा और आपके इसी स्कोर के आधार पर आपको टियर 2 और टियर 3 के लिए कॉल किया जाएगा। कहने का मतलब हुआ कि जो एनआरए है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, इसका काम सिर्फ प्री एग्जाम लेना है। टियर 2, टियर 3 या टाइपिंग टेस्ट हुआ जो भी हुआ वो संबंधित एजेंसी अपना लेंगी और आगे उस डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड करेगी। तो यही था आपका एनआरए से सीईटी का एग्जाम का लेना और क्या इसमें चल रहा था। अगर अब भी कोई समझने में दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, पूछिएगा उसमें क्या प्रॉब्लम है, कहेंगे आपका जो प्रॉब्लम होगा बिल्कुल सॉर्ट आउट किया जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान में रखना है कि आप बस एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि आपका जो ये सीईटी है वो ओनली फॉर प्री टेस्ट है, ठीक है। इसमें आप मेंस के लिए इसको मत समझिए। ऐसा नहीं, बहुत लोग कह रहे थे कि एक टेस्ट लेगा और उसके बाद सीधे डिपार्टमेंट को भेज दिया जाएगा। नो, डिपार्टमेंट को जाएगा फाइनल सिलेक्शन के बाद ही। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ये जो मैंने लिखा है ये एक्चुअल में प्रेस रिलीज है। वो प्रेस रिलीज है जो इसके बैठक के बाद जब प्रधानमंत्री का साइन हुआ उसके बाद जो मीडिया में आया वो प्रेस रिलीज है जिसमें बताया गया क्या क्या होगा। इसमें अभी तक कहीं भी सिलेबस का जिक्र नहीं है। सिलेबस का अनुमान आप लगा सकते हैं कि जो आपका एसएससी, बैंकिंग, रेलवेज है उसके अकॉर्डिंग सिलेबस होगा। बहुत लोग कहना है कि रेलवे में इंग्लिश नहीं होता है, एसएससी में इंग्लिश होता है, बैंक, हाँ ऑफ कोर्स सीईटी जब बना है तो जहाँ तक मेरा ऐसा विचार है कि मेरे ख्याल से वो 4 बराबर सेक्शंस में इसको बांटेगा, जहाँ पर कि आपका एक जीके का रहेगा जिसमें आपको कंप्यूटर से बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा, जनरल नॉलेज जो आ रहा है वो पूछा जाएगा। दूसरा आपका रीजनिंग का होगा, रीजनिंग के पैटर्न में हो सकता है थोड़ा बदलाव करे, एसएससी और बैंकिंग के रीजनिंग को मिला करके पूछे। तीसरा आपका मैथ का होगा, मैथ के पैटर्न में भी हो सकता है थोड़ा बहुत बदलाव करे। और चौथा जो होगा वो आपका इंग्लिश का सेक्शन भी होगा, ठीक है। इसलिए जहाँ तक मेरा ऐसा मानना है इंग्लिश को ये हो सकता है कि सिलेबस में आए तो फिर बाद में होता है इंग्लिश को ये नज़रअंदाज कर दें। सिलेबस में इंग्लिश नहीं है, सिर्फ मैथ, जीके और आपको रीजनिंग पढ़ करके जाना है। और टियर 2 में वो अपना समझेगा एसएससी कि इंग्लिश लेगा या बैंक अपना इंग्लिश लेगा कि नहीं लेगा। लेकिन जहाँ तक मेरा अनुमान है कि इसके प्री में भी इंग्लिश होना चाहिए और होगा भी, देखिएगा। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिए कि आपका ये टियर 1 ओनली है। टियर 2, टियर 3 के लिए आपके जो रिस्पेक्टिव एजेंसीज हैं एग्जाम के, एसएससी, आईबीपीएस, रेलवेज, वो आपका अपना टियर 2, टियर 3 ऑर्गेनाइज करेगा, ठीक है। तो अगर इसमें भी अगर कोई क्वेरी है, किसी समस्या में कहीं दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, उसको देखिए और उसको बहुत अच्छे से समझिए कि आपका सिर्फ प्री टेस्ट है, टियर 2, टियर 3 का ये टेस्ट नहीं है। और इंग्लिश आपको छोड़ना नहीं है, इंग्लिश का पढ़ना है क्योंकि प्री में आपका इंग्लिश आने वाला है, जहाँ तक मेरा ऐसा अनुमान है, ठीक है। यही था आपका एनआरए और सीईटी। आई होप कि आपके जो कंफ्यूजन्स होंगे वो बहुत हद तक सॉर्ट आउट हुए होंगे, काफ़ी अच्छा लगा होगा। थैंक यू।